हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ पर क्लासेस वापस से रीस्टार्ट हो गई हैं, जहाँ पर एनसीईआरटी की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का कंटेंट आपको देती हूँ, प्लस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, प्लस एनसीईआरटी की जो अलग से टेक्स्ट बुक है एग्जाम्पलर क्वेश्चंस वाली, उनको भी हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज के साथ। तो इन सेशन को जरूर देखो और ये क्लासेस ब्रेक नहीं होंगी। रोज रात को 8 बजे एक वीडियो मिलेगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट हो, चाहे टीचिंग पोस्ट हो, चाहे कहीं का भी एग्जाम हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी। सीटेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ईएमआरएस हो गया, आपका केवीएस हो गया, आपका बीपीएससी हो गया, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यहीं से आएंगे, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, पढ़ते रहो, डेली क्लासेस को करते रहो, और जैसे जैसे आपको टेस्ट भी मैं दूंगी तो उसको भी आपको सॉल्व करते रहना रहेगा। इस सेशन के बाद, इस सेशन के मतलब इस वाला जो ये आपका चैप्टर चल रहा है, इसके बाद कंप्लीट चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, बिल्कुल भी ढिलाई मत दो। और चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने स्टार्ट किया था लाइट का चैप्टर, जिसमें कि बेसिक चीजें बताई थी, किस तरह से लाइट की मतलब प्रॉपर्टीज बताई थी, प्लेन मिरर के सारे गुण बताए थे, प्लस प्लेन मिरर के हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे। फिर हमने लॉज ऑफ जो लाइट के लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको देखा था, स्टार्ट किया था। आज यहाँ पर रिफ्रैक्शन को डीप में मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो रिफ्रैक्शन डीप में हम करेंगे, एक एक चीज हम करेंगे जो भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है और आता ही आता है। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, और साथ ही साथ कुछ आपको एक टेबल बताई थी, जो कि आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर था, उससे आपको पढ़ना था। यहाँ पर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसको आपको पता होना चाहिए। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए थे, और ये पूछा गया था कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी, किसमें कम रहेगा। उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। देखो, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का उतनी ज्यादा डेंसिटी। मतलब अगर जैसे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो वो मीडियम कैसा रहेगा, डेंसर रहेगा। उससे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस डेंस रहेगा, उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका है वो और लेस डेंस रहेगा, मतलब वो रेयरर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पर समझो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा है, मीडियम कैसा रहेगा, मीडियम उतना ही क्या रहेगा, उतना डेंसर रहेगा। और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा है, पीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, डेंसर जो मीडियम है वो भी उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पर मीडियम जो डेंसर था, वो मीडियम अब कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा, वो मीडियम अब रेयरर की तरफ कन्वर्ट हो रहा होगा। मतलब रेयरर की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है एज कंपेयर टू उससे ऊपर वाला। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो वहां पर क्वेश्चन ये था कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के आपको मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए थे, एंड यू हैव टू मेक अ इंक्रीजिंग ऑर्डर और अ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सारे मीडियम्स को लगाना था। अब देखो, जितना ज्यादा डेंस रहेगा एक मीडियम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, उतनी कम रहेगी। हमने ये कल समझा था कि जितना डेंसर मीडियम रहेगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, उतना डेंसर मीडियम रहेगा। अब डेंसर मीडियम रहेगा तो यहाँ पर एक और रिलेशन इससे हम समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगी वो कैसी रहेगी, वो कम रहेगी। ठीक है, और जितना ज्यादा हम कहा रेयरर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मोर होगी। ठीक, तो हम रेयरर की तरफ जब आते हैं, वी मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। व्हेन वी मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के एग्जाम में पूछता है, अगर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, वो ये समझाता है कि मीडियम कैसा है, डेंसर है। अगर बहुत सारे मीडियम की डेंसिटी दी हुई है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, डेंसिटी कम होती जाएगी, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो रेयरर की तरफ आ रहा है। अब जितना ज्यादा डेंसर है, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। घने जंगल में हम स्लो मूव करते हैं, दादाजी के पास चलते हैं। तो रिलेशन आप यहाँ पर दो तीन चीजों को समझेंगे, रिलेट करेंगे अपनी चीजों को, जो जो चीजें हमने कल पढ़ी थी। क्या कि जब मीडियम कैसा है, डेंसर है, ठीक है, और यहां पर मीडियम कैसा है, रेयरर है। ठीक, अब जब डेंसर था तो
जो रे ऑफ लाइट आई वो कहाँ चली जाएगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल वाज द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर थे दादाजी थे, तो यहाँ पर नॉर्मल हमारे क्या थे, दादाजी थे, जिसकी तरफ या तो जिसकी तरफ लाइट रे मूव कर रही है या जिससे दूर लाइट रे मूव कर रही है। तो अगर एक मीडियम डेंसर है तो क्या रहेगा, व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, ये डेंस है और ये रेयरर है, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है, ये रेयरर है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि डेंसर से रेयरर का केस, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दादाजी से अवे हो गई। अब इसी के विपरीत अगर रेयरर मीडियम है और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, जस्ट ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अब इसमें लाइट रे ट्रैवल कर रही है, तो लाइट रे किस तरह से ट्रैवल करेगी, ये लाइट रे यहाँ पर आई और इस लाइट रे ये नॉर्मल है, अब डेंसर में आएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर केस हो गया टूवर्ड्स वाला। अब एक और चीज, ये तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो गई, इसके साथ एक और चीज रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि जब अवे है डेंसर से रेयरर में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है। अभी तो हमने लाइट रे का देखा, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, जिसको सी से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहे हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसके बाद आ जाता है दूसरा टर्म, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये क्या होता है कि एक किसी भी मतलब मीडियम की एबिलिटी कि वो किसी भी लाइट रे को कितना रिफ्रैक्ट कर रहा है, या तो अवे या टूवर्ड्स, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट इट्स लाइट्स, वो हो जाती है क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम रहेगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या रहेगी, मतलब जैसे वही बात है, डेंसर मीडियम है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो वही चीज है, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट द लाइट, वो हो जाती है ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसर है कोई भी मीडियम या ऑप्टिकल रेयरर है कोई भी मीडियम। डेंसर मीडियम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, ज्यादा, रेयरर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, कम। आई होप यहाँ तक पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं रहा कि हमने कुछ नहीं समझा हो। रिफ्रैक्शन जो मैंने आपको कल समझाया था, रिफ्रैक्शन है क्या, आपका अपवर्तन, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट रे बेंड हो जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, बेंड हो रही है, मुड़ जा रही है, किसी एक एंगल से मुड़ जा रही है, उसको बोलते हैं कि आपका रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हमने कल अच्छे से समझ लिया था। आज हम रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस को देखने जा रहे हैं और ये एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमंड का देखो, आपकी बुक में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम दिया है, तो आप उस हिसाब से याद रखेंगे। वाटर का 1.33 है, एयर का 1 है और डायमंड का सबसे मैक्सिमम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक। एनसीईआरटी को ही लेके चलो, एनसीईआरटी के हिसाब से ही पेपर बनता है, कोई भी एग्जाम हो एनसीईआरटी वो नहीं छोड़ते। चलो अब आ जाओ, हमको यहाँ पर रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, जिसमें कि हम प्रिज्म पढ़ने वाले हैं, हम रेनबो का फॉर्मेशन देखेंगे किस तरह से। आप देखो क्वेश्चन आपका इस तरह से नहीं आएगा कि आपको डायग्राम बनाना है। क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि प्रिज्म में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है कि डिस्पर्जन हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, प्लस रेनबो फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, ऑप्शंस आ जाएंगे। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको मल्टीपल्स में मोर देन वन ऑफ द अबव लिख देंगे, तो एक स्टेटमेंट आती है और मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव में क्वेश्चन को कंफ्यूज कराया जाता है। इवन आपके केवीएस में स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, वहां पर ये सारी चीजें अब हमको समझनी है। देखो प्रिज्म आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का रहता है, जिसमें 2 ट्रायंगल शेप रहती है और इस तरह से चैप्टर, वो सब चीजें छोड़ दो, वो सब चीजें हमें थ्योरेटिकल रखना नहीं है अभी, तो अभी हम फिलहाल इसको ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ समझो कि प्रिज्म में हो क्या रहा है। व्हाइट लाइट यहां से आई, ये व्हाइट लाइट यहां से आई, अब यहां पर मीडियम कैसा था, ये एयर मीडियम है। कैसा मीडियम है, एयर हमारा रेयरर मीडियम है। और ये है ग्लास, ग्लास कैसा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो जब एयर से ग्लास में आई, मतलब रेयरर से डेंसर में आई, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसका ये नॉर्मल बना लिया और ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिर लाइट निकली, ठीक है। अब यहाँ पर डेंसर मीडियम और यहाँ पर क्या है, वापस से एयर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सा मीडियम है, ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो अवे फ्रॉम द, ये यहाँ पर एयर से डेंसर से इधर गई, तो ये नॉर्मल से दूर भाग गई, ठीक है ना। ये समझ में आया, व्हाइट लाइट इस तरह से हो गई। तो यहाँ पर प्रिज्म के अंदर हुआ क्या,
प्रिज्म के अंदर जब लाइट रेज, पहली लाइट यहाँ से जो लाइट रे गई अंदर, तो इस लाइट रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट, जो कि लाइट रे अंदर गई और यहां से रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि यहां पर बेंड हुई ना, तो बेंडिंग क्या है? रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। बेंडिंग क्या है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो यहां पर क्या हो गया आपका? रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यहां से इंसिडेंट लाइट गई, यहां से बेंड हो गई, तो क्योंकि ये बेंड हुई है इसलिए क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये बेंड होके वापस से बाहर आ गई, तो ये क्या हो गया? यहां से जो लाइट रे निकली ये हो गई एमर्जेंट रे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इंसिडेंट व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट अंदर गई जब प्रिज्म के, तो क्या है? ग्लास स्लैब की तरफ एक्ट करेगा, ग्लास है क्योंकि बेंडिंग हो गई, तो इंसिडेंट रे अंदर गई, रिफ्रैक्ट हो गई, फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर निकली, एमर्जेंट रे हो गई, ठीक है। इतनी बात ठीक हो गई। अब यहाँ पे बनने वाला एंगल, नॉर्मल से बनने वाला एंगल, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ नॉर्मल से बनने वाला एंगल जो है ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ए से डिनोट करते हैं। अब एक और चीज देखो, ये लाइट अगर यहाँ पर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये स्ट्रेट चली जाती इस तरीके से, और ये यहाँ से इसको स्ट्रेट यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, तो ये जो वाला जो एंगल आया, ये एंगल, ये क्या है? एंगल ऑफ डी, जिसको एंगल ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन है। अब एक और चीज कि प्रिज्म में क्या क्या चीज हुई, तो प्रिज्म में देखो क्वेश्चन आया है, डिफरेंट एग्जाम्स में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म में क्या क्या हो रहा है, तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन हो रहा है अलोंग विद इट डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्या बोला है? देखो डिस्पर्जन क्या बोला है, तो प्रिज्म में हमारी, प्रिज्म के अंदर हमारी दो चीज हुई। पहली चीज हुई क्या? पहला हुआ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, जो कि हमने देख लिया किस तरह से बेंड हुई लाइट, इसीलिए बेंडिंग ऑफ लाइट रे हम इसको बोलते हैं। दूसरी चीज हुई डिस्पर्शन, फैलाव। वेरी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज को समझ लो, एक बार समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। डिस्पर्शन, फैलाव। अब ये फैलाव है क्या? आपको पता है व्हाइट लाइट जो हमारी सन की रेज है वो हमें येलो दिखती है, बट इट इज नॉट अ येलो कलर, इट इज अ व्हाइट इन कलर, ठीक है। तो व्हाइट कलर की है। अब वो व्हाइट लाइट, जब आपने देखा होगा रेनबो का फॉर्मेशन भी हम देखेंगे, सिंपली समझो, व्हाइट लाइट जब डिस्पर्स होती है तो इट डिस्पर्स इनटू मल्टीपल कलर्स। अभी 7 कलर्स का वेव्योर हमें पता है, पर क्या वो 7 कलर्स ही होते हैं? नहीं, 7 कलर्स के अलावा भी कलर्स होते हैं, जैसे कि लाइट ऑरेंज, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि व्हाइट लाइट जो डिस्पर्स होती है वो विब्योर में डिस्पर्स होती है, VIBGYOR, ठीक है। विब्योर में ये टूटती है, मतलब ये व्हाइट लाइट है, ये डिस्पर्स होती है किसमें? विब्योर में। तो यहाँ जो लाइट बाहर निकल रही है, तो ये सिर्फ एक सिंगल लाइट ना निकल के इस तरह से आपको ये डिस्पर्शन देखने को मिलता है। तो डिस्पर्शन है क्या? इट इज जस्ट अ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, ठीक है। तो है क्या? ये स्प्लिटिंग है, फैलाव है, स्प्लिटिंग है ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स क्या हो गए? विब्योर हो गए। अब यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन, डिस्पर्जन में जब डिस्पर्जन हो रहा है, कौन सी लाइट कितनी ज्यादा बेंड हो रही है? विच लाइट इज बेंडिंग मैक्सिमम एंड विच लाइट इज बेंडिंग मिनिमम? ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, बीपीएससी है, चाहे कोई भी एग्जाम है, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो 2-3 पॉइंट्स है स्पेसिफिक हम याद रखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या है? देखो, विब्योर है, डिस्पर्स, लाइट डिस्पर्स हो गई, हमने ये देखा। प्रिज्म में हमने क्या समझा? प्रिज्म क्या है? एक तरह से ग्लास स्लैब है। अब उस प्रिज्म से जब हम लाइट रे को पास कर रहे हैं, ये इंसिडेंट लाइट है, व्हाइट लाइट, जब पास होती है, रिफ्रैक्शन हुआ, बेंडिंग हो गई, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से बेंडिंग हो गई। और हमेशा जो बेंडिंग होती है ना, वो प्रिज्म के बेस की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। तो इसीलिए आपने देखा इस तरह से यहाँ से लाइट रेस जो है वो निकल गई, और ये जो निकलने वाली लाइट रेस है इसको हमने बोला इमर्जेंट रेस। ये इमर्जेंट रेस आपकी 7 कलर्स में हमने पढ़ा है कि हमें ये पढ़ना है, पर ये इट इज नॉट जस्ट 7 कलर्स, इट इज मल्टीपल कलर्स होते हैं, कि आप लाइट और डार्क ये सब सारे होते हैं, पर हम जनरली हम पढ़ते हैं विब्योर के फॉर्म में 7 कलर्स, कि व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, 7 कलर्स में क्या हो जाती है? डिस्पर्स आउट हो जाती है। तो ये 7 कलर्स में अब सबसे ज्यादा जो बेंडिंग होती है वो किसकी होती है? तो मैक्सिमम बेंडिंग। देखो, अब यहां पर आप विब्योर को इस तरह से सेट करोगे, VIBGYOR, तो मैक्सिमम बेंडिंग क्या रहेगी? ये मैक्सिमम बेंड, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग वॉयलेट की हुई, खुद ही देखो ये एंगल कितना ज्यादा है, और रेड
बस सीधे ऐसे इस तरह से निकल गया। और यहाँ पर ये है मिनिमम बेंडिंग, मिनिमम बेंडिंग। अब दूसरा क्वेश्चन, जिसकी जितनी ज्यादा बेंडिंग, ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा बेंडिंग उसकी उतनी कम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की अगर बात करी जाए, लैम्डा, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ, तो मैक्सिमम बेंडिंग, यहाँ पे लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट। पूछते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये करा रही हूं, ठीक है। तो मैंने पहली चीज क्या बताई, वॉलेट, वॉलेट मैक्सिमम बेंड हो रहा है, मैक्सिमम बेंड हो रहा है, एंगल से एकदम नीचे की तरफ चला जा रहा है और रेड ऊपर की तरफ रह जा रहा है, ठीक है। तो जिसकी मैक्सिमम बेंडिंग है उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। और जिसकी मिनिमम बेंडिंग है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गई। अब जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो फ्रीक्वेंसी वॉलेट की क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। और यहां पर इसकी बात करी जाए तो इसकी हो जाएगी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो कि आप म्यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट रे तो हो रही है, तो उसका एप्लीकेशन आया कहां पर, हमारा प्रिज्म में। प्रिज्म में व्हाइट लाइट अंदर गई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह से लाइट रेस बाहर आ गई, एमर्जेंट रे है, मतलब एमर्जेंट सारे स्प्लिटिंग हो गई और सारी लाइट रेस हमें बाहर देखने को मिल रही है, 7 कलर्स है। जिसकी जितनी ज्यादा बेंडिंग, जो जितना ज्यादा मुड़ रहा है वो क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम बेंड हो रहा है वॉलेट। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्ग और आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऊपर मिनिमम बेंडिंग, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ रेड लाइट सिग्नल आपने देखा होगा कि रेड लाइट का यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, दूर से दिखता है, दूर से लाल कलर चमक जाता है, तो इसीलिए हम रेड लाइट को सिग्नल्स में या डेंजर के फॉर्म में यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऐसी जनरल बात है, उसको समझ लो कि आइजैक न्यूटन आए, उनको बहुत लोगों ने क्या किया, मतलब ऐसी जनरल बात चल रही थी कि इट इज नॉट जस्ट अ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ऐसा नहीं है कि व्हाइट लाइट आई और यहाँ से तो सारे कलर्स में इमर्ज आउट हो गई, ये तो गलत बात है। ये भी तो हो सकता है कि प्रिज्म के अपने कलर्स हो, जो कि यहाँ लाइट पड़ने से प्रिज्म अपने कलर्स निकाल रहा हो। ये व्हाइट लाइट को लोग ये नहीं समझ रहे थे कि इस लाइट की वजह से क्या है, प्रिज्म से बाहर 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट आउट हो रही है, ये नहीं माना जा रहा था। तो आइजैक न्यूटन आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये व्हाइट लाइट के अंदर ही छुपी है सारी लाइटें, जो प्रिज्म में अंदर आकर और फिर स्प्लिट हो रही है। तो इसकी बात इन्होंने नहीं समझी, नहीं लोग मान रहे थे। तो आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, देखो साइड में इमेज लगी हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये उन्होंने बताया कि इट इज नॉट द लाइट ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म की लाइट नहीं है जो 7 कलर्स में निकल रही है, ये व्हाइट लाइट ही है जो कि 7 कलर्स में रिलीज आउट हो रही है। तो जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में रिलीज आउट हो रही है, तो कलर किसका है, इस व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो उन्होंने 2 प्रिज्म लगाए, एक सीधा और एक उल्टा लगाया, तो सारी की लाइट यहाँ निकली। फिर ये वापस से दूसरा प्रिज्म यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने उल्टा एक ऐसा प्रिज्म लगाया और एक बेस ऊपर कर दिया इस तरह से, तो ये सारी लाइट रेज अब इधर गई, फिर ये ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ और फिर ये सारी लाइट एक जगह कन्वर्ज होके इस तरह से यहाँ से व्हाइट लाइट जो है वो निकल आई। तो यहाँ पर 2 प्रिज्म का इस्तेमाल किया गया आइजैक न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में, टू जस्ट क्लेरिफाई एंड कंफर्म द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट दैट इज सेवन, ठीक है, उन्होंने ये समझा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको रिफ्रैक्शन के और भी चीजें पढ़नी है और भी एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, जैसे कि आपका रिफ्रैक्शन का हो गया, आपका रेनबो का फॉर्मेशन, फिर आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किस तरह से एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स है, एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं, अब उस डेंसिटी की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, बिफोर सनराइज एंड सनसेट हो गया, ये सब चीजें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको रेनबो का फॉर्मेशन देखना है। रेनबो के फॉर्मेशन में क्या क्या चीजों का यूज होता है, डिस्पर्शन है कि रिफ्रैक्शन है कि रिफ्लेक्शन है कि टोटल कलर रिफ्लेक्शन है, तो ये आपका क्वेश्चन कई एग्जामों में, चाहे एसएससी है, ये सब पूछा गया है। प्लस आपको यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में जानना है, जो आपका वातावरण में अपवर्तन होता है वो किस तरह से होता है, और उसके जो इफेक्ट्स है कि सन जब हमें दिख रहा है तो वो सन की रेस किस तरह से आ रही है और सन आपको किस पोजीशन पे दिख रहा है, जैसे स्टार की पोजीशन क्या है, अपरेंट पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे आपको स्टार देखने को मिल रहा है। प्लस आपका जो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, या सनराइज जब हो रहा है उसके 2 मिनट पहले ही हमको सन दिख जा रहा है और सनसेट हो रहा है उसके 2 मिनट बाद तक हमको दिख रहा है, तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर हमको पढ़नी है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज, कल मैं सोच रही हूँ जितना भी मैंने अभी तक कराया है आपको, आज और कल वाला सेशन, इन दोनों सेशन को मिला के आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में एक मैं
एमसीक्यूज फॉर्मेट मतलब एक टेस्ट समझ लो, आपका वो कल होगा, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जितना पढ़ते जाओ उसको एमसीक्यूज फॉर्म में देखते भी जाओ कि क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं। और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज वाले जो रहेंगे वो पीवाईक्यूज भी रहेंगे, एग्जाम्पलर के मिक्स क्वेश्चंस भी रहेंगे, एनसीईआरटी के इनबिल्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो इसके लिए तैयार रहो कल के सेशन के लिए, जिसमें कि आपको अच्छे से जो जितना मैंने पढ़ाया उसको पढ़कर आना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मार्क्स बताना है कितने आपके मार्क्स आए। बहुत ही सीरियसली सेशंस को लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी एनसीईआरटी पूरी याद करवा रही हूँ। चलो आओ स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है रेनबो। तो रेनबो फॉर्मेशन में पहली चीज आती है जो कि एग्जाम में पूछते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन जहां पर आते हैं। जैसे बीपीएससी हो गया नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव में कंफ्यूज कराता है, केवीएस हो गया स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज कराता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रेनबो के फॉर्मेशन में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? तो पहली चीज हो गई रेन की ड्रॉपलेट, है ना, वाटर ड्रॉपलेट। तो आपका रेनबो में बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? वाटर की ड्रॉपलेट चाहिए। भाई हमने बना दिया, पानी की एक एक बूंद जरूरी है, और रेनबो को बनाने में भी पानी का बूंद का इस्तेमाल हो रहा है। जल ही जीवन है और जल ही रेनबो भी बना रहा है। ठीक है, पानी की ये बूंद बन गई। और क्या चीज आपको रिक्वायर है? देखो ये सारी चीजें हैं, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। क्या हो गया? पानी की बूंद हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? सन हो गया। ठीक है, फर्स्ट इज योर वाटर ड्रॉपलेट, सेकंड इज योर सन। सन और वाटर ड्रॉपलेट दोनों साथ में रहेगा तभी रेनबो का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और सन की पोजीशन जहां रेनबो, जैसे मान लो रेनबो यहां बन रहा है ये, तो सन कहाँ रहेगा? उसके ऑपोजिट दिशा में। क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि रेनबो और सन में क्या एक रिलेशन है, क्या वो सामने रहता है, या रेनबो से जो रेनबो बन रहा है वो मान लो यहाँ ये रेनबो बन रहा है, तो क्या सन इसके ऊपर रहेगा या इसके नीचे रहेगा या दाएं रहेगा या बाएं रहेगा? तो हमेशा रेनबो से सन जो रहेगा जस्ट ऑपोजिट दिशा में रहेगा, या सन और रेनबो का जो दिशा रहेगी जस्ट सामने सामने ऑपोजिट रहेगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस क्या हो गई? पहली वाटर ड्रॉपलेट, दूसरा सन, और उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? वो ऑपोजिट दिशाओं में होनी चाहिए। चलो आओ, अब देखो यहाँ पर क्या है, सन की रेज निकल रही है, मतलब यहाँ सन से क्या निकलता है? व्हाइट लाइट निकलती है ना, व्हाइट लाइट यहाँ से निकली। अब सन से जब व्हाइट लाइट निकली कुछ इस तरीके से, यहाँ से आपको व्हाइट लाइट देखने को मिली। अब जब यहाँ से जब व्हाइट लाइट निकली तो ये जो रेनबो की ड्रॉपलेट है ना, सॉरी, जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो कैसा एक्ट करेगी? इट विल एक्ट एज अ प्रिज्म। तो वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पर ये एक्ट करेगा किसकी तरह? प्रिज्म की तरह। और प्रिज्म में क्या होता था? तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता था। तो पहली चीज नोट करो जो हमारी रेनबो के फॉर्मेशन में हो रही है वो है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे थोड़ी सी बेंड होगी। ठीक है, एयर से वाटर में जा रही है तो ये क्या रहेगा? ये आपका नॉर्मल है, इस तरह से ये नॉर्मल, तो बेंड क्या रहेगा? डेंसर, एयर लाइटर, वाटर डेंसर, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कुछ इस तरह से यहाँ से इसको जाकर हिट करेगी। जैसे ही इस पॉइंट को हिट करेगी, ये लाइट रे इस पॉइंट को यहाँ से जाकर हिट करी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका क्या रहेगा? देखो ये क्या था? प्रिज्म में क्या था? ऐसे व्हाइट लाइट जा रही थी, ऐसे जा रही थी अंदर और डिस्पर्स हो जा रही थी डिफरेंट कलर्स में। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ये आपका मान लो रेड लाइट है और ये आपकी क्या हो गई? नीचे वाली लाइट ये वॉयलेट लाइट है। ठीक है, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पर जाकर हिट करेगी तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ और प्लस साथ ही साथ क्या हो गया? डिस्पर्जन हो गया। तो दो चीज देखने को मिली, सन की रेज जब निकली तो पहले रिफ्रैक्ट हुई और साथ साथ ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई डिफरेंट कलर्स में, डिस्पर्स हो गई डिफरेंट कलर्स में। तो यहाँ पर ये रेड हो गया और दूसरा कलर हो गया वॉयलेट। दो ही कलर्स को हम दिखाएंगे, रेड और वॉयलेट। अब यहाँ पर जैसे इसको हिट करी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, ये एक तरह से रिफ्लेक्ट हो गई है ना। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से। अब जैसे ही वापस इसके को बाहर निकलना है, अब देखो इंटर्न अंदर जा रही है तो अंदर हो रही है तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है ना। अंदर जब है तो बबल के अंदर ही है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ से वाटर से बाहर आ रही है, एयर है, तो वापस से क्या हो रहा है? मीडियम का चेंज हो जा रहा है। तो लाइट रे इस तरह से यहाँ से निकल रही है और जब इस लाइट रे को हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ ऐसे, तो यहाँ पे कहीं आपको रेनबो का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और यहाँ ये है ऑब्जर्वर की आई, तो ऑब्जर्वर की आई से जो रेनबो है वो यहाँ दिखा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये था हमारा सन इधर साइड और यहाँ बना हमारा रेनबो।
ठीक है, समझ आई बात। तो क्या क्या चीज हम ये बोल सकते हैं कि पहले हुआ रिफ्रैक्शन, फिर साथ साथ डिस्पर्शन, फिर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर ये मीडियम बदला, ये आपका वाटर है, और वाटर से वापस से एयर में आई, मीडियम बदला, तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये चीज 3 इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्या क्या मैंने बोला कि सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर साथ ही साथ उसके क्या हुआ, उसका डिस्पर्जन हुआ। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन आपका पहला चीज हो गया। फिर जैसे ही अंदर लाइट रे गई तो ये क्या करेगा, मीडियम यहाँ पर क्या है, सेम है, आपका वाटर का मीडियम है। अब ये वाटर ड्रॉपलेट है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इंटरनली हो रहा है, टोटल लाइट रे मूव कर रही है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम इसको बोलते हैं। और फिर जैसे ही लाइट रे बाहर आ रही है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 3 चीज होती है, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन पहले, फिर रिफ्लेक्शन इंटरनल, फिर रिफ्रैक्शन। तो ये तीनों चीज जब रहेंगी किसी भी आपके ऑप्शन में, तो आपको ये तीनों चीज को एक साथ मार्क करना है। आप किसी भी एक ऑप्शन को, सिर्फ रिफ्रैक्शन को या सिर्फ डिस्पर्शन को मार्क करके नहीं आएंगे मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बात समझ में आएगी, सन की रेज आई, व्हाइट लाइट आई, स्प्लिट हो गई डिफरेंट कलर्स में, रेड और वॉयलेट ही दिखाया हमने, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इस तरह से यहाँ से अब मैं खड़ा हुआ ऑब्जर्वर रेनबो यहाँ देखेगा, जब लाइट रे एक्सटेंड होगी तो पीछे की तरफ होगी, और ये यहाँ पर रेनबो आपको दिखेगा, रेनबो इज जस्ट ऑपोजिट टू द सन। ठीक है, तो इस तरह से हमको आइए फटाफट से रिकॉल करते हैं रेनबो को, कि रेनबो कैसे बना। रेनबो को बनने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो हो गया रेन की ड्रॉपलेट दैट विल एक्ट एज अ प्रिज्म, और साथ ही साथ होता है सन। सन से रेनबो जो है जस्ट विपरीत दिशा में होता है, ऑपोजिट दिशा में बनता है सन से। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि क्या क्या चीजें होती है रेनबो के अंदर। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन देखने को मिलता है। जब ये व्हाइट लाइट सन से निकली रेज, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्शन हुआ, और स्प्लिटिंग हो गई व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स में। अब वापस से जब अंदर मीडियम सेम है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पर हो गया पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हुआ रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, और फिर अंदर जाने से लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जब मीडियम चेंज होगा, वाटर से एयर हो जाएगा, तो वापस से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो 3 चीजें होती हैं रेनबो के अंदर, पहले आपका रिफ्रैक्शन, साथ में डिस्पर्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर बाउंस बैक हो जाएगी, तो बाहर आती हुई रेज रिफ्रैक्ट होगी, और जैसे इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ रेनबो का फॉर्मेशन हुआ, इट इज जस्ट अपोजिट टू द पोजीशन ऑफ द सन। तो ये चीज है क्या रेनबो के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए समझ लेते हैं क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। जब एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में। इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है, नीचे डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए नीचे वाला एरिया क्या रहता है, डेंसर रहता है। एज यू मूव अप, तो यहाँ पर कैसा होता जाएगा, मीडियम कैसा होता जाएगा, रेयरर मीडियम होता जाएगा। अब क्योंकि नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर जाते रहते रेयरर मीडियम की तरफ हम जाते जाएंगे, डेंसिटी नीचे ज्यादा रहती है, तो क्या रहेगा, हवा हल्की रहती है ऊपर की साइड। ठीक है, तो अब आपको पता है कि लाइट रेज जो होती है हमेशा रेयर से डेंसर की तरफ जाती हुई क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दादाजी की तरफ बेंड हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ से सन है हमारा, ये इस तरीके से, अब जब इस सन से लाइट रे आ रही है, तो जैसे ही सन से लाइट रे बाहर निकली, तो यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ पर इस पोजीशन पे आई, और इस पोजीशन पे आते ही इस पोजीशन पे लाइट रे आई। अब यहाँ पर है नॉर्मल, अब जब ये नॉर्मल है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब फिर इस वाले लेयर पे आई, अब इस लेयर पे आई तो फिर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये यहाँ पर वापस से बेंड हुई, फिर इस वाले एरिया में आई तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरीके से ये कर्व बन जाता है, और यहाँ पर आपको इस तरह से एक सीधी रेखा ना दिखती हुई आपको इस तरह से दिखता है, और सन की पोजीशन इसीलिए ऊपर या नीचे दिखती है। ठीक है, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन डेंसिटीज बिटवीन द लेयर्स। जो भी लेयर्स है आपकी एटमॉस्फेयर की, वो हर एक लेयर डिफरेंट डेंसिटी पे प्रेजेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर किससे बना, लेयर से बना है, और हर लेयर की अपनी अलग डेंसिटी है, क्योंकि नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है। जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे हमारी डेंसिटी कम होती जाएगी, और हमेशा जो लाइट रे होती है रेयरर से अगर डेंसर की तरफ जा रही है, जैसे यहाँ रेयरर है तो इससे नीचे वाला उससे डेंस होगा, ये रेयरर है तो इससे नीचे वाला इससे डेंस होगा। तो जैसे ही लाइट रे डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपको ये जो सीधी रेखा ना दिखते हुए इस तरह से दिखती है, और जब ऑब्जर्वर खड़े होकर इसको देख रहा है, मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये देख रहा है, तो उसको ये इस तरह से दिखेगा, और पोजीशन क्या हो जाएगी, उसकी थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब जहां पर सन है उससे थोड़ा सा हटा हुआ सन ऊपर या नीचे दिखता है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, इसी सेम सिचुएशन को क्या है, स्टार्स भी शो करते हैं। जैसे स्टार्स आपने देखा है कि अपरेंट पोजीशन से, जो उनकी अपरेंट पोजीशन
पोजीशन है उससे क्या है हमको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखते हैं, मतलब जहां पर स्टार प्रेजेंट है उससे हमको ऊपर दिखता है। तो यहाँ पर क्या कौन सा फिनोमेना है जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो इसी में आपको नेक्स्ट आपको देखना है क्या कि जो स्टार की पोजीशन है, तो स्टार की पोजीशन में इसी तरह से समझेंगे जस्ट जैसे अभी ये हमने सन का देखा था। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ बिटवीन द लेयर्स, जो लेयर्स है, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, परतें हैं, उनकी हर की डेंसिटी हर एक स्टेप पे, हर एक मिलीमीटर पे, हर एक सेंटीमीटर पे, हर एक मीटर पे डेंसिटीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी वजह से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है। तो एक कर्व सा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो ये स्टार है, ये स्टार है और ये नीचे खड़ा हुआ ये ऑब्जर्वर है। अब क्योंकि लाइट रे यहाँ से आई तो फिर एटमॉस्फेयर में गई तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर नीचे की तरफ आई, लाइट रे आई, फिर यहाँ पर नॉर्मल है तो फिर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर इस तरह से है, इस तरह से बेंड करते 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 ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसको लाइट यहाँ से दिख रही है। पर क्या है, क्या ये एक्चुअल पोजीशन है? नहीं, हमको जो लाइट रेस ऑब्जर्वर को दिख रही है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है स्टार, तो इस तरीके से स्टार देखने को मिलता है, पर उसकी एक्चुअल पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है स्टार की। तो ये भी क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सेम चीज होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स चमकते हुए, चमकते हुए, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब यहाँ पर इस तरह से हर पोजीशन पे, हर एक लेवल पे, क्योंकि ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, हर बार क्या होगा, बेंडिंग होगी लाइट रे की टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की बेंड होने की वजह से क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या होती जाएगी, वो डिफरेंट रहेगी डिफरेंट लेयर्स में, क्योंकि डेंसिटीज अलग है और आपकी स्पीड ऑफ लाइट भी इसलिए क्या हो जाएगी, डिफरेंट रहेगी। और कभी स्पीड ज्यादा, कभी स्पीड कम, कभी ज्यादा, कभी कम, तो इस कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा की वजह से जो स्टार्स हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। सेम यही सिचुएशन रहती है क्या, सनसेट और सनराइज में। सन उगने से 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले दिख जाता है और ढलने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, तो वो भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही रीजन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मेजर आपको बात याद ये रखनी है, सॉरी फटाफट से रिकॉल करा देती हूँ। प्रिज्म की अगर बात की जाएगी तो प्रिज्म में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि प्रिज्म को में क्या है आपका आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है, जिसको क्या होता है, डिस्पर्शन हम बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। वहां पर रिफ्रैक्शन होता है और बेंडिंग जो हो जाती है, जो लाइट रे बाहर निकलती है, इमर्जेंट रे बाहर निकलती है, वो बेस की तरफ आती है, मतलब नीचे की तरफ आती है, ये पॉइंट याद रखना है। और व्हाइट लाइट ही होती है जो कि 7 कलर्स में स्प्लिट आउट होती है, और प्रिज्म का कलर नहीं होता। ये डिस्कवर किसने किया था, किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने ये चीज बताई थी। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए रेनबो को हमने पढ़ा कि रेनबो में वाटर ड्रॉपलेट का इस्तेमाल होगा। रेनबो के फॉर्मेशन में वाटर ड्रॉपलेट नहीं रहेगी तो रेनबो नहीं बन पाएगा, इसलिए बारिश के बाद रेनबो बनता है। तो यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉपलेट्स है, दैट विल एक्ट एज अ प्रिज्म। अब प्रिज्म की तरह एक्ट करेंगे तो व्हाइट लाइट निकलेगी और व्हाइट लाइट निकलते ही क्या होगी, यहाँ पर हिट करेगी किसको, प्रिज्म, सॉरी ये रेन ड्रॉप को, और क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या था, एयर था, और यहाँ मीडियम क्या है, वाटर है। तो डिफरेंस इन डेंसिटीज है तो रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग हो जाएगी, और फिर जैसे ही इसको हिट करेगी तो यहाँ पर क्या है, अंदर मीडियम सेम है, वाटर का वाटर ही है, तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर वाटर से एयर में आएगी, मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब 3 चीज हुई, पहले रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्शन हुआ, 7 लाइट में क्यों टूट गई, और फिर रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर बाहर आई रिफ्रैक्शन हुआ, तो हमको रेनबो का फॉर्म होना दिखा। और ये रेनबो जस्ट अपोजिट रहता है सन की पोजीशन से। तो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हमने देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में डिफरेंट इन डेंसिटीज, और किसमें, लेयर्स में, हर लेयर की डेंसिटी अलग है। सबसे नीचे वाली लेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ऊपर जाते जाते डेंसिटीज कम होती जाती हैं। ऊपर सबसे ज्यादा क्या रहेगा, रेयर रहेगा, तो हर ऊपर से नीचे में रेयर डेंसर, रेयर डेंसर, रेयर डेंसर ऐसा रहेगा। तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल रहेगी। तो पोजीशन, जो भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर का देख रहे हैं, चाहे सन है चाहे स्टार्स है, वो कैसे अपनी पोजीशन से थोड़े हटे हुए दिखेंगे, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रही है। हर एक लेवल पे, हर एक लेयर पे बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रही है। इसी वजह से हमको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी देखने को मिलता है। स्टार्स की पोजीशन भी हमको अलग दिखती है, स्टार पर अपनी एक्चुअल पोजीशन अलग रहता है, पर हमको जो दिखता है ऑब्जर्वर को, वो पोजीशन अलग थोड़ी सी ऊपर रहती है। इसी चीज को यूज करते हैं क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, जिसमें स्टार्स टिमटिमाते
टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक लेयर पे क्या है, डिफरेंट डेंसिटीज है, और हर एक लेयर में डिफरेंट डेंसिटीज है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंट रहेगी। हमेशा रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हर लेवल पे क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट रहती है, कुछ 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 कम होती 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 जा रही है। तो आपको क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ टिमटिमाते हुए तारे नजर में आते हैं। इसी सेम सिचुएशन को और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल कहाँ हुआ, आपका सनराइज और सनसेट में 2 मिनट पहले सन उगने से पहले दिख जाता है और सन ढलने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। आई होप ये पॉइंट्स अब बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे सॉल्व, तो आपके सारे जो डाउट्स हैं सब कुछ है वो और क्लियरिटी हो जाएगी।